नमस्कार सभी का। ये आज ये जो नए भारत के जो कानून महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा असेंट कर दिए गए हैं, उन पर बात करने का मौका मिला। वही बात है कि कानून से चूंकि कोई बड़ा नहीं होता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को कानून की सही ढंग से जानकारी होना चाहिए। जैसा कि आज यह ज़रूरी है कि हम आज इस कानून को गंभीरता से जानें। आखिर इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर हम बात करेंगे। इस कानून के इंट्रोडक्शन पर हम बात करेंगे। इस कानून ये जो कार्यशाला है, इसके अलग-अलग सत्र होने वाले हैं। आज तो परिचय का सत्र है। आज हम इस कानून क्यों बना, कैसे बना, इस पर बात करेंगे और कुछ-कुछ मुख्य धाराओं पर बात करेंगे और कैसे धाराएँ कम हो गई, कैसे धाराएँ उनमें क्या-क्या परिवर्तन हुआ, छोटी-छोटी बातें करेंगे। इस तरीके से उसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम बात करते हैं इस परिवर्तन की शुरुआत की, तो हम पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन लेते हैं। हम कहते हैं कि जो आईपीसी 1860 में जो बनी, उस आईपीसी को बनाने में हमारे ये एक प्रिंसिपल लॉ था जो क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में बात करता था। क्रिमिनल ऑफेंसेस किस-किस तरीके के, मुख्य तौर पर 5 तरीके के क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात ये करता था। मनुष्य के शरीर के साथ होने वाले असॉल्ट और मर्डर के बारे में ये बात करता था। दूसरा, ये प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति की चोरी या एक्सटॉर्शन को लेकर आईपीसी 1860 बात करती थी। तीसरा, पब्लिक ऑर्डर जैसे अनलॉफुल असेंबली के बारे में आईपीसी 1860 बात करती थी। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पब्लिक हेल्थ, उसकी सेफ्टी, डिसेंसी, मॉरलिटी और रिलीजन के बारे में हमारा जो कानून है वो आईपीसी बात करता था। डिफेमेशन, चौथा जो डिफेमेशन है उसके बारे में आईपीसी में बातें रखी गई थी। और जो राज्य के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके बारे में इसमें किस तरीके के पनिशमेंट्स दिए जाएं उनके बारे में आईपीसी 1860 में बात करी गई थी। लेकिन ये देखा गया कि अनेक परिवर्तन आईपीसी में लगातार हो रहे थे और साथ में हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 25 सितंबर 2015 को जो ग्लोबल गोल्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की घोषणा करी 2015 से लेकर 2030 तक, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हमें ग्लोबल गोल 17 अर्थात पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की पूरे दुनिया में जरूरत है। तो ऐसे में भारत के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता था कि भारत भी अपने देश में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और जस्टिस की समान व्यवस्था करे। तो इसके लिए भारत की संसद में भारतीय न्याय संहिता 2023 को रखा गया, जो अगस्त 11 में लाई गई। लेकिन फिर उसके बाद उसका दूसरा एडिशन जो है उसको लोकसभा में रखा गया। आखिर हम बात करते हैं कि ये परिवर्तन आईपीसी में करने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें नए कानून लाने की क्यों जरूरत है। देखिए, हमारा जो 160 साल पुराना जो आईपीसी 1860 में बना था वो अंग्रेजी शासन काल में, जिसको हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, उस दौरान उसको बनाया गया था। वो जो आईपीसी था वो हमारे इंडियन वैल्यूज और जो हमारे एथिक्स थे उनको पूरी तरीके से समाहित नहीं करता था, क्योंकि वो कॉलोनियल पीरियड के, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान बनाया गया था। और वो जो आईपीसी था उसके बारे में और जो बात समझ ध्यान में आती है वो ये कि वो मॉडर्नाइज नहीं था। मॉडर्नाइज मतलब कि उसमें पूरी उसकी जो भाषा थी वो समय के अनुरूप नहीं थी, उसमें टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट्स इंक्लूड नहीं थे आईपीसी 1860 में। तो उनको भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था, जिसके बारे में भारत सरकार ने और भारत की संसद ने विचार किया। जिस तरीके के नए नए अपराध आने लगे थे बदलाव के साथ,
तो उन नए नए अपराधों को भी आईपीसी 1860 रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो साइबर क्राइम को लेकर हम देखें तो अपराध थे, ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर नए अपराध हो रहे थे, वो इस तरीके के जो नए नए अपराध थे, और जो सोशल सोसाइटी के को बचाने के लिए जिस तरीके के कानून होने थे उसमें नहीं थे। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे, उसमें उसके इकोनॉमिकल क्राइम्स हो रहे थे, उसके हिसाब से आईपीसी 1860 पूरी तरीके से सक्षम नहीं थी। तो फिर ये तय हुआ कि भारत की संसद में एक नया कानून लेकर आया जाए और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने के लिए, सुधार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए 3 कानूनों को भारत की संसद में रखा गया। देखिए, मैं जो नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको इसके पंच तत्व की बात करूंगा। उसमें पहला पंच तत्व है पनिशमेंट टू ऑफेंडर। हमारा नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है पनिशमेंट टू ऑफेंडर होना चाहिए। दूसरा तत्व है हमारे नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो है स्टॉप रीविक्टिमाइजेशन। अर्थात जो पीड़ित है, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, उनको पुनः पीड़ित होने से बचाना। ये दूसरा पंच तत्व न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है। तीसरा, जो नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तीसरा जो तत्व है वह है ट्रीटमेंट, अर्थात उपचार। जो पीड़ित है उसको जब पूरा न्याय तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसको उपचार नहीं मिल जाता। तो नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमने उपचार की बात भी करी है। चौथा तत्व जो नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है वो है कंपनसेशन, अर्थात क्षतिपूर्ति, जिसके बारे में आदरणीय न्यायाधीश महोदय ने, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय ने काफी विस्तार से हमें क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन के बारे में बताया कि अंतरिम भी मिलती है और पूरी होने पर भी वो मिलती है। और जो पांचवा तत्व है जो नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जिसकी बात करी गई है, उसके बारे में भी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय में कही, वो है रिहेबिलिटेशन एंड रेस्टोरेशन। अर्थात पीड़िता का समाज में उसी तरीके से रिहेबिलिटेट करना और उसको पुनर्स्थापित समाज में करना। तो ये जो पंच तत्व हमारे न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बताए गए हैं, उसी से हम मानते हैं कि देश में पूर्ण न्याय व्यवस्था लागू किया जा सकती है। देखिए, ये जो हमारा नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और जो नई हमारी भारतीय न्याय संहिता जो हमारी है, वो बहुत सिंपल करने की, पहले बहुत कॉम्प्लेक्स थी, उसे बहुत सिंपल करने की कोशिश करी गई है। पहले आईपीसी 1860 में 26 चैप्टर थे और 511 धाराएं थी, और तो उनको उसमें बहुत सी ओवरलैप भी थी और अलग अलग बिखरी हुई सी थी, उनको ठीक करना बहुत जरूरी था। हमारा जो आईपीसी 1860 था वो, उसमें जेंडर जस्टिस प्रॉपर नहीं था, उसमें इक्वलिटी का अभाव था, तो उसको भी ठीक करना बहुत जरूरी था। उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसे प्रोविजंस थे जो डिस्क्रिमिनेटरी थे, उनको अलग करना था, और उसे कुछ मामलों में जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना बहुत जरूरी था आईपीसी 1860 को। तो इसलिए न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर हमने काम किया। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से हमारे अपने देश को हार्मोनलाइज करना था। उसके लिए भी उसमें काफी बदलाव की जरूरत थी, जो कि भारत की संसद ने किया। हमारे नए कानून में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, भाषा को सरल और सहज रखने की कोशिश करी गई। तो ये जो नया कानून है वो भारत की संसद में 12 दिसंबर 2023 को ये प्रस्तुत किया गया। भारतीय न्याय संहिता बिल, जिसका नाम था 2023 में 23, उसको पहले उसको विड्रॉ किया, फिर उसका सेकंड वर्जन जो है वो पेश किया गया। 20 दिसंबर 2023 वो महत्वपूर्ण दिन था जब भारत की लोकसभा ने इसको पारित किया।
जैसा कि हमारे भारत का संविधान कहता है कि लोकसभा से पारित होने के बाद वो विधेयक राज्यसभा में जाता है, तो ठीक उसी तरह 21 दिसंबर 2023 को यह बिल हमारी माननीय राज्यसभा द्वारा उसको पारित किया गया और हमारे संविधान के अनुरूप 25 दिसंबर 2023 को हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसको एसेंट दी, अर्थात इसको स्वीकार किया और 25 दिसंबर 2023 से यह कानून पूरी तरीके से तैयार है। जैसा कि आज के आयोजक बादल सर ने बताया कि अभी यह लागू नहीं हुआ है, अभी यह पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या क्या बदलाव इसमें करने की जरूरत पड़ी? देखिए, इसमें जैसा कि हमने बात करी कि इसमें 20 अब जो नया कानून आया है उसमें 20 चैप्टर हैं और 358 धाराएं हैं। जो पुराना कानून था उसमें 511 धाराएं थी और 23 चैप्टर थे। तो हम अपने सत्र के दौरान आपको ये भी, जो 3-4 दिन का हमारा लगातार सत्र है, अलग अलग विशेषज्ञ इसमें यशदीप सर ने और सेडमैप के साथ व्यवस्था की है, तो वो हम ये भी बताएंगे कौन कौन सी धाराएं हट गई, क्यों हटी, क्या कारण था, इन पर सबसे बात करेंगे और कौन सी नई धाराएं आ गई। तो और ये जो कम संख्या आई, ये भी मैं आपको आने वाले सत्रों में बताऊंगा कि ये संख्या कम कैसे हुई है और आपको कम कैसे दिखाई गई, क्या हो गया अचानक कि ये संख्या इतनी कम कैसे हो गई, कहाँ 511 और कहाँ 358। इसमें 20 नए ऑफेंसेस जो हैं भारतीय न्याय संहिता में, बीएनएस में 2023 में जोड़े गए हैं। 19 प्रोविजंस ऐसे हैं जो आईपीसी, पुरानी आईपीसी में थे, उनको बीएनएस 2023 में डिलीट कर दिया गया है। 23 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें सजा को जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से बढ़ाया गया है। 83 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें सजा में जो फाइन है उसको बढ़ाया गया है। 83 में, 23 में सजा बढ़ाई गई है और 83 में फाइन को बढ़ाया गया है, क्योंकि हमारा जो नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें ऐसा बोला गया है कि जो फाइन है वो पीड़िता को भी दिया जाएगा। तो ऐसे में फाइन बढ़ने से सीधे तौर पर पीड़िता को सुरक्षा पहुंचेगी। वैसे तो जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बोला कि ये जो क्षतिपूर्ति होती है पीड़िता को, ये उसके लिए पूर्ण तरीके से उसके उसके साथ जो हुआ है उसका लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दुख में शामिल होने का एक छोटा सा एक प्रस्ताव होता है। फिर इसमें जो 23 ऑफेंसेस हैं उनमें छोटी छोटी सजाएं इंट्रोड्यूस करी गई हैं और 6 ऐसे अपराध हैं जिनमें कम्युनिटी सर्विसेज, जिस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा, कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान 6 अपराधों में किया गया है। कम्युनिटी सर्विसेज क्या है, कैसे हो या उसका उपयोग किया जाएगा, उसके बारे में हम आने वाले सत्रों में आपसे बात करेंगे। ये जो कम्युनिटी सर्विसेज की हम बात कर रहे थे, कम्युनिटी सर्विसेज स्पेशली जो है छोटे अपराध जिनको हम पेटी ऑफेंसेस कहते हैं, उनके लिए कम्युनिटी सर्विसेज की बात करी गई है। स्पेशली जो माइनर्स हैं उनके लिए, जो उनके द्वारा विधि विरोधी कार्य होता है, उनके लिए कम्युनिटी सर्विसेज की बात करी गई है। कम्युनिटी सर्विसेज जो होती हैं खास तौर से जैसे जो चोरी का मामला है जिसमें 5,000 रुपए से कम की चोरी हो, वहां पर कम्युनिटी सर्विसेज की बात करी गई है। धारा 4F जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 4F है, उसमें कम्युनिटी सर्विसेज की बात, मेरे साथी वैसे तो आप लोग विधि विशेषज्ञ हैं और हो सकता है आप लोगों ने मेरे से ज्यादा यह कानून पढ़ भी लिया होगा, फिर भी जिन्होंने इसको ना देखा हो, ना इतना अभी गहराई में ना गए हो, उनसे अनुरोध है कि सामुदायिक सेवा का की जो धारा 4F लिख लें, वो सामुदायिक सेवा के बारे में उल्लेख करती है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज वहां पर लागू करी गई हैं जो कोई व्यक्ति
आत्महत्या की धमकी दे, उस परिस्थिति में जब वो प्रशासन को डराने के लिए आत्महत्या की धमकी दे, ऐसी परिस्थिति में कम्युनिटी सर्विस का उल्लेख किया गया है। इंटॉक्सिकेटेड या एनॉयंस, हल्ला गुल्ला कोई व्यक्ति कर रहा है, इंटॉक्सिकेटेड है, ऐसे में कम्युनिटी सर्विसेज की बारे में बात की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन कम्युनिटी सर्विसेज का भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। इस कानून में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, वो ऑर्गेनाइज क्राइम, देखिए हमें अक्सर जो संगठित अपराध होते हैं उनको समझने में, उनको पकड़ने में बड़ी परेशानी होती थी। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में संगठित अपराध अर्थात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बोला गया है। इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, किन किन चीजों के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खासतौर से लिया गया है, वो किडनैपिंग, अपहरण, व्यपहरण, एक्सटॉर्शन, धमकी देना, और साइबर क्राइम। हमारे यशदीप चतुर्वेदी जी तो साइबर क्राइम के बड़े देश में बड़ा नाम है और देश भर में इनके कार्यशालाएं होती हैं, साइबर क्राइम को बहुत अच्छी तरह से लोगों को बताते हैं। तो ऐसा जो इन प्रमुख अपराधों में जो सिंडिकेट काम करता है और ऑर्गेनाइज तरीके से, उसके लिए बाकायदा इस कानून में प्रावधान, जो नई न्याय संहिता है भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रावधान किए गए हैं। जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं और इस तरीके से, उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए काफी इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसमें सजा के भी अच्छे प्रावधान है। साथ में ये कानून जो है वो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को अलग रखता है। ऑर्गेनाइज क्राइम को उन्होंने दो श्रेणी में रखा है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। हालांकि अभी बहुत उसमें व्हीकल थेफ्ट है, पिक पॉकेटिंग है, ऐसे जो मिलजुल कर एक आदमी स्कूटर उठाता है, दूसरी जगह जा के छोड़ देता है, दूसरा आदमी वहां से स्कूटर लेता है, तीसरी जगह छोड़ देता है, अलग अलग, उससे कैमरा आइडेंटिफिकेशन उनका नहीं हो पाता। तो ऐसे में वो उनकी जो चालाकियां होती हैं उसको पकड़ने के लिए ये पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को भी हमने, जो हमारी भारत की संसद है उसमें इसमें परिवर्तन किया भारतीय न्याय संहिता में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। फिर इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसकी बात अभी तक आईपीसी में नहीं कही गई थी, आईपीसी 1860 में, वो थी टेररिज्म, आतंकवादी कृत्य को लेकर इसमें नहीं बात करी थी। तो हमारे साथी हैं वो लिख लें, धारा 113 जो है वो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 113, जो आतंकवादी कृत्य के बारे में बताती है। आतंकवादी कृत्य में किस तरीके के आतंकवादी कृत्य आएंगे, थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया। इसको भारतीय न्याय संहिता में आतंकवादी कृत्य पर लिया गया है और इसमें मृत्यु दंड तक की व्यवस्था है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मृत्यु दंड है। और हालांकि भारत में आईपीसी में ये प्रावधान नहीं थे, लेकिन हमारा जो दूसरे कानून है उनमें यूएपीए जो है उसमें इस तरीके का अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जो था उसमें इसके प्रावधान थे। लेकिन मुख्य कानून में यह धारा आ जाने की वजह से अब हमारे जिला अभियोजन अधिकारियों को इस पर कार्य करने में काफी सुविधा और आसानी होगी। देखिए, जो अब कुछ चीजें इस कानून से हटी भी हैं और नए तरीके से उसमें लागू। माननीय उच्चतम, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, वो हमारे संविधान की रक्षा के लिए बना होता है। संविधान से विपरीत कोई यदि कानून कहीं होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर विचार करता है
और उसको हटाने के लिए अपना आदेश पारित करता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार सेडिशन अर्थात राजद्रोह का जो प्रावधान था उसको हटाने की बात की गई थी। तो इस कानून से राजद्रोह शब्द को की धारा को हटा दिया गया है। उसकी जगह एक नई धारा जो उसके कुछ चीजों को लेकर बनाई गई है। तो अब जो है देशद्रोह की स्थिति आ गई है, अब राजद्रोह नहीं। उसमें धारा 152 बीएनएस 2023 अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 जो है वो इसकी नई परिभाषा देती है, उससे राजद्रोह से अलग हट के परिभाषा देती है, जिसमें राजद्रोह वाले जो कुछ कुछ जो कृत्य थे वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें वही भारत की संप्रभुता को खतरा हो, भारत की एकता को खतरा हो, भारत की इंटीग्रिटी को यदि कोई खतरा करने वाला कृत्य कोई करता है तो ऐसे में धारा 152 जो है भारतीय न्याय संहिता की उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लगातार जो समाज में जिस तरीके से हम देख रहे थे, लोगों में आक्रोश होता था, लोग आक्रोश की वजह से कुछ लोग संगठित होकर किसी एक व्यक्ति की किसी विशेष कारण से हत्या कर देते थे, जिसको मॉब लिंचिंग शब्द के तौर पर जाना जाता था, जिस पर काफी बहस पूरे दुनिया में चल रही है। ये किसी किसी एक देश विशेष का प्रकरण नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में ये जरूरी था कि मॉब लिंचिंग के मामलों पे को खत्म करने के लिए भारत के नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रावधान किया जाए। तो फिर भारत के नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक नया प्रावधान 103(2) जोड़ा गया, जिसमें मॉब लिंचिंग शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन उसमें जो लिखा गया है वो इस तरीके से है। वो ये कहता है कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5, ध्यान से सुनेंगे कृपया, व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट्स मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ, इन द ग्राउंड ऑफ किन किन बातों पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, पर्सनल बिलीव्स के आधार पर, या ऐसा ही कोई मिलता जुलता कारण हो जिसके कारणवश 5 से अधिक लोग मिलकर किसी की हत्या करते हैं, तो ऐसे में धारा 103(2) के तहत सजा के प्रावधान किए गए हैं। इसमें डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का कड़ा प्रावधान किया गया है। जैसे कि हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय न्यायाधीश महोदय ने हमसे बच्चों और महिलाओं के कानूनों पर काफी बात करी और पीड़ित प्रतिकर और तमाम महत्वपूर्ण बातों को हमें बताया। हालांकि इसका एक बच्चे और महिलाओं से जुड़ा हुआ एक विस्तारित सत्र मेरा अलग से है, तो उस पर मैं और डिटेल में आपसे बात करूंगा। वो लंबा सत्र होगा, उसमें वो फोकस होगा उन्हीं बातों पर। आप आने वाले दिनों में सत्र जरूर उपस्थित होइएगा आप लोग, इसकी विनती आपसे रहेगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों की बातें भी उस दौरान मुझे सुनने का मौका मिलेगा। तो अब इस जो नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिलाओं को लेकर जो गंभीर बातें कही गई हैं, उसमें एक नई धारा जो जोड़ी गई है वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइटफुल मीन्स, अर्थात प्रवंचनापूर्ण साधनों के मदद से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाली परिस्थिति में इस पर के लिए एक नई धारा जोड़ी गई है। तो मतलब अर्थात जो फॉल्स प्रोमिसेस करके कोई इंटरकोर्स करता है, ऐसे के लिए इसमें ये बिल्कुल नई धारा करी गई है। विवाह का वादा करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो है धोखा देके, तो उसमें ये नई धारा उसमें उसमें कहा गया, इस हालांकि इस धारा को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है
कि इसे रेप नहीं, इसमें सजा के तो प्रावधान है, बट इसे रेप की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसमें आदमी रोजगार प्रलोभन, किस तरीके के प्रलोभन दिए जा सकते हैं, रोजगार के प्रलोभन दिए जा सकते हैं, प्रमोशन के प्रलोभन दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में जो है 10 साल तक की सजा का इसमें बड़ा प्रावधान इसमें किया गया है। और क्योंकि बच्चों के मामले में इस कानून को मैं आईपीसी में एक बड़ा परिवर्तन जो बच्चों की परिभाषा में भी किया गया है। आईपीसी 1860 में बच्चे की परिभाषा नहीं थी, चाइल्ड नाम से कोई भी परिभाषा आईपीसी 1860 में नहीं दी गई थी, जो कि अब नए जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें बच्चे की परिभाषा को दिया गया है। धारा 2(3) में बच्चे की परिभाषा दी गई है। उसमें लिखा गया है एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। हालांकि अंदर कानून में बीएनएस 2023 में अलग अलग जगह बच्चे को अलग अलग उम्र में रखा गया है, वो वहाँ की उपस्थिति के हिसाब से। लेकिन जो कानून में बीएनएस 2023 में जो बच्चे की परिभाषा है उसका मतलब है 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति अर्थात जेंडर न्यूट्रल है, व्यक्ति मतलब लड़का और लड़की दोनों से इसका अभिप्राय है। देखिए, माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी जब इस कानून को भारत की संसद में पेश कर रहे थे, तब उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये अपनी बात रखी थी, जिसको मैं रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि इन कानूनों को विदेशी शासकों की ओर से अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाया गया। यह गुलाम प्रजा पर शासन करने के लिए बनाया गया कानून था, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने बोला था। माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा कि जो नया कानून आया है वो 3 मूल भावना के तहत बनाया गया है। इस नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मानव अधिकारों की बात करते हैं, हम नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में समानता के अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि ये तीनों जो मूल भाव हैं ये हमारे संविधान से निकले हुए हैं। और भारत का संविधान, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और जो हमारा जो आईपीसी 1860 था वो उससे पुराना था। तो निश्चित है जो आईपीसी 1860 है वो हमारे संविधान की मूल भावना को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत थी। देखिए, इस कानून में हम आगे बात करेंगे, कॉइन को लेकर काफ़ी बड़े परिवर्तन हुए हैं। कॉइन के साथ जनरल स्टैम्प्स और बैंक के नोटों को भी शामिल किया गया है। आईपीसी 1860 में सिर्फ कॉइन को शब्द का इस्तेमाल होता था, अब उसमें बैंक करेंसी नोट और बैंक नोटों का भी उल्लेख किया गया है। ये आधुनिक बदलाव के साथ इसमें बदलाव किया गया है। इस कानून में ऑप्शन ऑब्जेक्ट के मामले में सिर्फ अभी तक यंग पर्सन का शब्द इस्तेमाल किया जाता था, यंग पर्सन। अब उसमें चाइल्ड शब्द का इस्तेमाल ऑप्शन सब्जेक्ट में किया जाने लगा है। इसमें आईपीसी की जो धारा 324 में सिर्फ हर्ट बाय डेंजरस वेपन लिखा हुआ था, अब उसमें ग्रीवियस हर्ट को भी 324 में जोड़कर अब जो नया बीएनएस 118 में ग्रीवियस हर्ट शब्द को भी और जोड़ा गया है। ऐसे और बहुत बहुत परिवर्तन इसमें हो गए हैं। कुछ और 2-3 और महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर आज संक्षेप में बात कर लूं। स्नैचिंग, ऐसे बहुत मामले आजकल काफी बढ़ गए हैं स्नैचिंग को लेकर। तो ये जो हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसकी बाकायदा एक धारा है जो स्नैचिंग को का उल्लेख करती है। स्नैचिंग की परिभाषा में इसमें लिखा है थेफ्ट इज स्नैचिंग व्हेन टेकन अवे द मूवेबल प्रॉपर्टी। तो स्नैचिंग को इस भारतीय न्याय संहिता 2023 में स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया गया है। एक बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आजकल हम देखते हैं कि मंदिरों से वस्तुओं की चोरी को लेकर देखा जाता है। तो आईपीसी 380 में सिर्फ जो थेफ्ट था वो ड्वेलिंग हाउस में ही देखा जाता था,
अर्थात निवास गृह पर देखा जाता था। तो निवास गृह से इसको बढ़ाकर ट्रांसपोर्ट से चोरी और मंदिरों से मूर्तियों की चोरी, वर्शिप प्लेस से जो है, प्लेस ऑफ वर्शिप से आइडल की चोरी या सरकारी शासन की किसी संपत्ति की चोरी, उसको भी धारा 380 में नया प्रावधान करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 में इसे जोड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि ये आज का जो सत्र है वो आपको ये बताने में शायद थोड़ा सा सफल हुआ होगा कि वास्तव में भारत को एक नई भारतीय न्याय संहिता की जरूरत थी, एक नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जरूरत थी, जिस पर हम सभी लोग मिलकर, आदरणीय पुलिस विभाग के लोग, समाज के लोग और न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को पीड़ित माननीय एडवोकेट्स के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को अच्छे ढंग से रख सके, उसके लिए हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ बदलाव की जरूरत थी, जिनको किया गया। हम आगे आपको आगे के सत्रों में बताएंगे कि कैसे इन धाराओं में क्यों कमी हो गई और कौन कौन सी धाराएं कम हो गई, कौन कौन सी धाराएं बदल गई, कैसे 511 से घटकर धाराएं जो हैं वो 358 हो गई हैं। तो मैं और मेरी स्माइली लाइव आप सभी का अभिनंदन करती है और ये आप सबसे अनुरोध करती है कि विकसित भारत में नए कानून को पूरी तरीके से स्थापित करें और हर बच्चे में, चूंकि मैं विशेषकर बच्चों के लिए काम करता हूं, तो दुनिया और देश के हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कान हो। वंदना के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अनुरोध